ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरूवनम। उत्तम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गति मार्गना हम पढ़ रहे हैं, और गति मार्गना में जो विषय हमारा चल रहा है, कल के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मतलब प्रत्येक इंद्रिय का विषय क्षेत्र है वो कितना कितना है, उस विषय में चर्चा कल हम कर रहे थे। तो उसमें दो तीन गाथाओं के माध्यम से जो हमने पढ़ा उसको एक बार शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर हम जो है तो आगे चलते हैं। पहले हमने ये पढ़ा, इंद्रिया पांच है, उनमें सर्व शरीर को स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं, जिह्वा को रसना, नासिका को घ्राण, नेत्र को चक्षु और कर्ण को श्रोत्र। जो एक इंद्रिय जीव है उनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही है, और जो शेष जीव है उनमें एक एक इंद्रिया जो है वो आगे बढ़ानी है। तो द्विइंद्रिय में रसना इंद्रिय बढ़ानी है, तीन इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय, चतुर इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय और पंचेंद्रिय में श्रोत्र इंद्रिय जो है तो बढ़ानी है। एक इंद्रिय जिनके है वो एक इंद्रिय कहलाते हैं, दो इंद्रिय जिनके वो दो इंद्रिय, ऐसे ही तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पांच पंचेंद्रिय होते हैं। फिर हमने पढ़ा, जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय क्षेत्र है वो 20 की कृति शब्द आया। कृति मतलब वर्ग, तो 20 की कृति मतलब 400 धनुष्य प्रमाण। द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक को इसमें दुगना दुगना करना है स्पर्शन इंद्रिय का विषय। तो दो इंद्रिय का 800 धनुष्य, तीन इंद्रिय का 1600 धनुष्य, चतुर इंद्रिय का 3200 धनुष्य, असंगी पंचेंद्रियों का 6400 धनुष्य, और स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्षेत्र जो है होता है। इतनी इतने क्षेत्र तक स्थित जो स्पर्शन रूप विषय है, उस विषय को वे जीव जानते हैं। रसना इंद्रिय के विषय में बात आई तो उन्होंने शब्द दिया था 8 की कृति। मतलब दो इंद्रिय जीव के रसना इंद्रिय का विषय क्षेत्र कितना होगा, 8 की कृति मतलब 8 का वर्ग मतलब कितना, 64 धनुष प्रमाण। फिर ऊपर जैसे दुगना दुगना किया है वैसे यहाँ रसना इंद्रिय का विषय भी दुगना दुगना करना है। तो तीन इंद्रियों का जो है वो 128 धनुष, चतुर इंद्रिय का 256 धनुष, असंगी पंचेंद्रिय का 512 धनुष, और रसना इंद्रिय के विषयभूत जो है यह सारे विषय होते हैं। तीन इंद्रियों का घ्राणेन्द्रिय का जो है उसके लिए उन्होंने 10 शब्द दिया, 10 की कृति। तो 100 धनुष प्रमाण होता है तीन इंद्रिय जीव के घ्राणेन्द्रिय का विषय। आगे ऊपर जैसा ही दुगना दुगना करना है, तो चतुर इंद्रिय का 200 धनुष, असंगी पंचेंद्रिय का 400 धनुष जो है तो घ्राणेन्द्रिय के विषयभूत क्षेत्र का विषय प्रमाण होता है। फिर चतुर इंद्रिय के नेत्र इंद्रिय का विषय क्षेत्र के लिए स्पष्ट शब्द उन्होंने दिया है, 46 कम 3000 योजन, मतलब 2954। और इससे दुगना जो है 5908 योजन जो है वो असंगी पंचेंद्रिय के नेत्र इंद्रिय के विषयभूत का क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या हो गया, असंगी पंचेंद्रिय हुआ।
अब असंगी पंचेंद्रिय के श्रोत्रेंद्रिय के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण जो है वो 8,000 धनुष्य प्रमाण जो है हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है। इस प्रकार से जो विषय क्षेत्र है प्रत्येक का, उस विषय क्षेत्र को हमने समझा। अब स्पर्शन इंद्रिय आदि का विषय क्षेत्र कितना है, तो वो जो है वो अगली गाथा में हमने पढ़ा था कि संगी जो पंचेंद्रिय है उनके स्पर्शन रसना घ्राण इन तीनों इंद्रियों का जो है वो 9-9 योजन विषय क्षेत्र होता है। अगर आप गाथा में देख रहे हो तो ठीक है, मतलब यदि पुस्तक में भी आपके लिखा हुआ है, लेकिन ये विषय क्षेत्र जो है हमको याद होना चाहिए प्रत्येक इंद्रिय का, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है और विषय कठिन नहीं है। तो आप प्रयास करें इसको प्रत्येक इंद्रिय का विषय अलग अलग लिख के रखें और उसको याद करने का प्रयास करें, ताकि ये जो प्रत्येक इंद्रिय का विषय है ये जोड़ियां लगाव में आता है, रिक्त स्थानों में आता है, सत्य असत्य में आता है। फिर जो शुरुआत के एमसीक्यूज है उसमें भी ये एक एक मार्क के लिए विषय आता है। और ये मार्क्स जो है वो हमारे मतलब थोड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय का विषय क्षेत्र यदि आप याद रखो, इसको लिख के रख के रोज रिवीजन करो तो याद भी हो जाएगा। अब देखिए, संगी पंचेंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण इन तीन इंद्रियों का विषय गाथा में दिया था, जो तो नव जोयन, नव जोयन मतलब 9-9 योजन। और नेत्र इंद्रिय का विषय क्षेत्र 47,263 योजन, और 7 योजन के 20वें भाग से अधिक, थोड़ा अधिक इसमें हमको याद करना है क्योंकि अधिक लिखा था। और क्षोत्र इंद्रिय का विषय जो है वो 12 योजन, उसमें स्पष्ट शब्द दिया है ना, 12 योजन, तो वो जो है वो श्रोत्र इंद्रिय का विषय, क्योंकि वो 12 सौदे ऐसा शब्द स्पष्ट आया है 169 नंबर की गाथा में। ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ तक का विषय हमारा हुआ था। अब 170 नंबर की गाथा जो है आज हमको पढ़नी है। 170 नंबर की गाथा देखिए, स्क्रीन पर भी है और आपके पुस्तक में भी है। 170 नंबर की गाथा से विषय को हम जो है तो अब आगे बढ़ाते हैं आज। तिन्नी सय सट्टी विरहित, तिन्नी सय सट्टी विरयध, लखम दश मूल ताड़ी दे मूलम, लखम दश मूल ताड़ी दे मूलम, नवगुनि दे सट्टिह दे, नवगुनि दे सट्टिह दे, चक्षु फासस अधानम, चक्षु फासस अधानम। एक साथ उच्चारण करेंगे। तिन्नी सय सठी विरहित, लखम दश मूल ताड़ी दे मूलम, नवगुनि दे सठिह दे, चक्षु फासस अधानम। देखिए गाथा का अर्थ, तिन्नी सय 300, सट्ठी मतलब 60, तो 360, फिर विरहिद लखम, तो 360 कम करके, लखम मतलब लाख, विरहित मतलब घटाना, दशमूल ताड़िदे मूलम, फिर जो 1 लाख योजन है तो 360 उसमें से कम कर लिया, तो तिन्नी सय सट्ठी विरहित, विरहित मतलब वहां से हित रहित मतलब कम करना है, तो 300 360 योजन उसमें से कम करके, लखम मतलब लक्ष्य, तो 1 लाख योजन, 1 लाख योजन, इस प्रकार से।
पहली संख्या। फिर दूसरा देखो, दश मूल ताड़िदे मूलम। दश मूल, तो जो यहां पर क्या करना है हमें, तिन्नीसय 360 कम 1 लाख योजन जम्बू द्वीप के विषकंभ का वर्ग और उसका 10 गुना करके वर्गमूल, और इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें नव गुनी दे, 9 का गुना, 60 हदे, 60 का भाग, चक्षु, चक्षु इंद्रिय के जो क्षेत्र है उसका उत्कृष्ट क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त होता है। और फासस अधानम, और स्पर्श इंद्रिय जो है, स्पर्शन इंद्रिय का इससे आधा होगा। अब यहाँ पर गाथा देखो फिर से, तिन्नी सय सट्ठी, 360 रहित करना है, लखम 1 लाख योजन में से 360 जो है वो कम करना है। फिर दश हिद, दश उससे क्या करना है, गुणित करना है। दश उसमें क्या करना है, गुणित करना है। लेकिन इसका वर्ग करके, 10 का वर्ग करके उसको 10 गुना किया और फिर मूलम, फिर उसका मूल निकाल लिया। अब जो भी वर्गमूल प्राप्त होगा उस वर्गमूल को 9 गुनी दे, 9 से गुना किया और फिर 60 का उसको भाग दिया। तो इतना चक्षु इंद्रिय का जो है तो विषय क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो नीचे, चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र कैसे बनता है। एक सूर्य को पूरा जम्बूद्वीप भ्रमण करने में 2 दिन लगते हैं, मतलब 60 मुहूर्त। जम्बूद्वीप का भ्रमण क्षेत्र मतलब जम्बूद्वीप की जो परिधि होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 10 गुणित करके उसका परिधि हमको निकालना है। अब इस गाथा को देखो, ये चार्ट जो है थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन समझना, सूर्य जो है 112 योजन चौड़ा है, उसमें 180 योजन जो है तो जम्बू द्वीप है और 332 योजन लमन समुद्र में है। तो जब सूर्य श्रावण मास का जो कर्क संक्रांति में अभ्यंतर परिधि में आता है, तब जम्बू द्वीप के अंत से 180 योजन अंदर की ओर वह भ्रमण करता है। तो इस अभ्यंतर परिधि का प्रमाण जो है वह 1 लाख योजन जम्बू द्वीप के व्यास में से दोनों तरफ से 4 क्षेत्र प्रमाण, मतलब यहां पर जो दिया ना 360 योजन घटाने पर, 360 योजन यहां पर जो घटाया तो वो कितना बचेगा, 1 लाख योजन में से 360 योजन घटा दिए तो 99,640 योजन उसका व्यास रहेगा। कितना, 99,640 योजन, 99,640 योजन जो है तो उसका व्यास यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दिया है ना स्क्रीन पर, 99,640, इतना जो है उसका व्यास हमको प्राप्त होगा। इसके परिधि के निमित्त विखम भव दह गुण, तो इसका वर्ग करके फिर इसको 10 गुना करने पर जो प्रमाण प्राप्त होगा उसका वर्गमूल ग्रहण करना। तो ऐसा करने पर 3,15,089 योजन प्रमाण इसका परिधि होगा। तो सूर्य की अपेक्षा 60 मुहूर्त में इतने क्षेत्र में भ्रमण होता है। तो अभ्यंतर परिधि में दिन का प्रमाण 18 मुहूर्त, मध्यान्ह समय जो सूर्य मध्य में आ जाता है तो वहां पर 9 मुहूर्त में त्रैराशिक प्रमाण जो है, तो प्रमाण राशि 60, फल राशि और इच्छा राशि,
इनको स्थापित करके उस परिधि के प्रमाण को 9 से गुना करके 60 का यहाँ पर भाग देंगे तो 47,263 योजन और 7 योजन का विश्वाभाग इतना चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र जो होता है। मतलब इतना है, देखो अयोध्या में रहने वाले जो चक्रवर्ती है वो अभ्यंतर परिधि में स्थित सूर्य को यहाँ से पूर्वोक्त प्रमाण, मतलब जो अभी हमने प्रमाण देखा ना, उसके अनुसार वो देखते हैं। इसलिए चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र इतना है। तो ये प्रमाण किसके अनुसार है? चक्षु इंद्रिया इतनी दूर देखती है, वो चक्रवर्ती के अनुसार। जो अयोध्या में चक्रवर्ती विराजमान है, हम कहते हैं ना कि मकर संक्रांति के दिन जो है तो सूर्य में स्थित देवों के जो दर्शन वो करते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों के, और फिर जो है तो वहां पर खुशी खुशी वो तिल गुल आदि वो बांटे जाते हैं। देखो संयोग की बात की ये विषय तब आया जब संक्रांति का माहौल सारी दुनिया में चल रहा है। तो इस अपेक्षा से मतलब बहुत सही समय पर हमारा ये विषय यहाँ पर आया हुआ है। अब ये गणित जो है निश्चित रूप से थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन मतलब जो गणित वाले होंगे वो इस विषय को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जो देखो जो परिधि है उस परिधि को निकालने का सूत्र, अब यहाँ पर 9,640 जो है उसका व्यास हमने देखा। फिर इसको जो है तो वो मतलब जितना व्यास आया उसका 10 गुणित वर्ग करके फिर उसका वर्गमूल निकालना, तो उसको हमने 10 माना है। तो इस प्रकार से ये मानकर इन्होंने कार्य किया है। जम्बू द्वीप का व्यास जो है वो 1 लाख योजन होता है। तो परिधि निकालने के लिए 1 लाख योजन में से 360 योजन कम किए, क्योंकि जब सूर्य जम्बू द्वीप के इतना अंदर आकर भ्रमण करता है तब चक्रवर्ती उसे वहां पर जो है तो देख पाता है। तो चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र जो है वो एक सूर्य 60 मुहूर्त में कितना यहाँ पर घूम रहा है, देखो 31 मतलब 3,15,089 योजन वो भ्रमण करता है। नवासी नवासी जो है वो योजन भ्रमण करता है। तो 9 मुहूर्त में कितना भ्रमण होगा, तो ये यहाँ पर देखो 3,15,089 योजन, उसको भाग देना है 60 मुहूर्त का और गुणित करना है 9 मुहूर्त। इस प्रकार से जो है तो जो उत्तर प्राप्त होगा। तो कर्क संक्रांति को जब 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है तब चक्रवर्ती अयोध्या में अपने महल की छत से निषद पर्वत पर उदित सूर्य के विमान में जिन बिंब का दर्शन करता है। इस तरह से यहाँ पर समझना। हाँ, एक नंबर लिखा है 385662, बोलिए हाँ भैया जी, जय कह रहे जिनेन्द्र आप? भैया जी, इसमें विश्वकंबा विश्वकंबा का क्या मतलब जय है? विस्तार, भैया उसका जी विष्कंभ भैया, मतलब विस्तार। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। चल देखो अब जो है ये गणित आप थोड़ा सा मतलब जो गणित वाले हैं वो थोड़ा सा इसको निकाल कर देख लीजिए तो आसान जाएगा। बाकी एक सामान्य रूप से आप समझना कि 360 कम 1 लाख योजन जम्बू द्वीप के जो विष्कंभ का है, मतलब जम्बू द्वीप का जो विस्तार है 1 लाख योजन, उसमें से 360 कम करना है। जो उत्तर वहां पर हमको प्राप्त होगा उसका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद उसका 10 गुण करना है। 10 गुण करने के बाद उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद जो राशि उत्पन्न होगी उस राशि को 9 गुणित करना है। 9 गुणित करने के बाद पुनः उसको 60 का भाग देना है। तो चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो नीचे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसा करके बताया हुआ है। गोविंद भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? यजन भैया जी, इसमें जय यहाँ जो जिनेन्द्र। पाई पाई लिखा है तो पाई का मान तो 22/7 आता है ना। पाई मतलब? ये जो पाइप का आपने लिख रखा है ना, परिधि निकालने का हाँ हाँ सूत्र। हाँ, नहीं वो ठीक है। देखो अब इसमें गणित वाले हैं, आप यदि गणित का अच्छे से समझते हैं तो इसको एक सामान्य रूप से एक मतलब बना के भेजते तो मैं सब ग्रुप पर सबको भेज देता हूँ।
नहीं, जो भी मैंने पाइप गणित के का मान अच्छे मेरे को जानकार याद होंगे। था, इसलिए पूछा था आपको। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ना। आप तो फिर इसको बना के भेज दो ना, अगर आप बना सकते हो तो बढ़िया। मतलब मेरे को खाली पाई का इसमें आया, इसलिए मैंने आपको कहा, अच्छा मेरे अच्छा, को पाई इतना कार, नहीं नहीं, नॉलेज ठीक नहीं। है ना। पूरा हाँ। जो भी कक्षा में गणित के जानकार होंगे ना, तो थोड़ा सा हम्म, इसको बढ़िया तरीके से निकाल कर, अर्थ तो आपके सामने है, कैसा क्या हो सकता है, अगर निकाल के भेजो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इतना सामान्य रूप से चक्षु इंद्र का विषय गाथा के अर्थ के अनुसार तो हम सब याद रखेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ जी। जी। सागर भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अ, अभी तो जैसे आप ने ये भरत चक्रवर्ती का जो उदाहरण दिया, मकर संक्रांति का बता रहे हैं आप, जबकि वो कर्क संक्रांति में करते हैं। अच्छा, कर, ठीक है ना, मतलब एक बोलते हैं कि भाई दर्शन लेते हैं, लेकिन मकर संक्रांति में भी तो मानते हैं ना। नहीं, मकर संक्रांति में तो 18 मूर्त का दिन कहाँ से होगा। अच्छा, कर, लेकिन वो मुहूर्त मतलब संक्रांति का महत्व तो वही बोलते हैं कि सूर्य के दर्शन अपने लिए बोल के। नहीं, जैन दर्शन में तो अब पहले परम वो सुधा सागर जी मुनराज जी भी यही बताते थे मकर संक्रांति का। पर फिर प्रमाण सागर जी मुनराज जी ने, इन्होंने इस पे फिर चर्चा की, तो सुधा सागर जी मुनराज जी ने बताया कि वो 18 जुलाई को जो बताया, अभी आपने श्रावण मास जो बताया ना, हाँ 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 हाँ। तब करक संक्रांति में भरत चक्रवर्ती अयोध्या में दर्शन करते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अयोध्या ठीक से। है ना, अच्छी बात है। फिर मकर संक्रांति का आपने इसमें कोई महत्व नहीं समझो। हाँ, अपने जैन दर्शन में कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना, एक आध बार थोड़ा सा उसका वीडियो क्लिप वगैरह हो ना तो आप भेज देना। मतलब ये जो अपन पीडीएफ बनाते हैं ना, तो उस समय अपन उसकी वो लिंक जो है तो इसमें शेयर कर देंगे। जी जी। ठीक है। हाँ हाँ। माया दीदी जी बोलो। भैया जी, अंडर रूट 10 का मान भी तो 3.14 के आसपास आएगा, जो 22/7 का आता है। नहीं ठीक, देखो गणित को मैंने नहीं, इतना अच्छे से नहीं, नहीं अंडर जानता। रूट 10 कहा है ना, अंडर रूट 10 का भी इतना ही, अंडर रूट निकालेंगे 10 का तो 3 3 9, और एक फिर 61 का 3.1 कुछ ही आता है। और बाईस अच्छा बटे सात का भी यही आएगा, 7 21 और 3.1। वो अलग अलग बता दिया उन्होंने, तो ऐसे मेरी समझ में तो यही आ रहा है। अच्छा, नहीं अंडर ठीक रूट है, टेन का दोनों मान भी जो, थ्री पॉइंट और वन और आएगा। भी मैं यही सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कक्षा हाँ। में कोई मैथ वाले अच्छे जानकार हो ना, थोड़ा इसको निकाल के आप एक मुझे शेयर करो तो नहीं, मैं सबको ग्रुप में आप शेयर करूंगा। 10 का अंडर रूट निकालोगे तो 3.1 कुछ ही आएगा, तीन नहीं, तिया वो नौ तो एक देखो, वो तो सपोज किया है, सपोज। नहीं ये नहीं, जो नीचे सपोज देखो, यहाँ पे 10। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र जो नीचे लिखा है ना, ये तो बराबर है। देखो, एक सूर्य 60 मुहूर्त में तीन लाख हम्म। पंद्रह हजार नवासी योजन भ्रमण कर रहा है। हम्म। तो ये यहाँ पर तो बराबर है, वो नीचे के अनुसार थोड़ा सा समझा के आप निकाल लेना। ठीक है। जी जी। चलो अगली गाथा देखते हैं। 171 नंबर की। चक्षु सोदम घानम, चक्षु सोदम घानम, जिह्वायारम सूरजवनाली, जिह्वायारम सूरजवनाली, अतिमुत्तकुरपस्समम्, अतिमुत्तकुरपस्समम्, भासं तु अनेयसंठानम्, भासं तु अनेयसंठानम्। एक साथ बोलेंगे। चक्षुषोदम घानम, जिह्वायारम सूरजवनाली, अतिमुत्तकुरपस्समम्, भासं तु अनेयसंठानम्। अब यहाँ पर जो है, प्रत्येक इंद्रिय का आकार कैसे होता है, उस आकार को यहाँ पर बता रहे हैं। चक्षुम मतलब चक्षु इंद्रिय, सोदम मतलब श्रोत्र इंद्रिय, घानम मतलब घ्राणेन्द्रिय,
जिह्वा मतलब जिह्वा, रसना इंद्रिय। आयारम, आयारम मतलब इनका आकार, चक्षु इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का आकार क्रम से। मसूर, मसूर। फिर दिया जवनाली, जवनाली। फिर तीसरा दिया अतिमुत्तक, अतिमुत्तक मतलब अतिमुक्तक। ये कदम्ब के फूल को अतिमुत्तक यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना, अतिमुत्तक। फिर खुरप्पम, खुरप्प, खुरप्प मतलब खुरपा, ठीक है। समम मतलब इसके समान। तो चक्षु मतलब चक्षु इंद्रिय का आकार कैसे लेंगे, तो उन्होंने कहा मसूर मतलब मसूर के दाल के आकार का। मसूर की दाल का आकार जैसे होता है ना गोल, वैसे ही चक्षु इंद्रिय का जो है तो आकार होता है। पूर्ण मसूर जो होता है ना, उसके दाल के आकार का। फिर श्रोत्र इंद्रिय का आकार जवनाली, जो जवनाली होता है उसके आकार का श्रोत्र इंद्रिय। फिर दिया घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय मतलब अतिमुक्तक मतलब कदम्ब का फूल, उसके समान जो है तो घ्राणेन्द्रिय होती है। रसना इंद्रिय को दिया खुरपे के आकार का, जो जिब्बा है हमारी वो खुरपे के आकार, खुरपे के आकार ऐसा होता है ना जो खेत में काम करते खुरपे से, उसके अनुसार जो है तो रसना इंद्रिय। फिर दिया फासम तु अनेय संठानम, फासन मतलब स्पर्शन इंद्रिय का जो आकार है, अनेय मतलब अनेक संस्थानम अनेक आकार वाला जो है वह होता है। तो स्पर्शन इंद्रिय का जो आकार है वह आकार अनेक प्रकार का होता है, मतलब जैसे जीवों के शरीर का आकार वैसे उनके शरीर का आकार होता है। तो चाहे एक इंद्रिय पृथ्वी जल आदि हो, चाहे द्विइंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जैसे जैसे उनके शरीर का आकार होगा तो स्पर्शन इंद्रिय का आकार भी उसी तरह से अनेक प्रकार का होगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय सर्व शरीर में व्याप्त होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मात्र आकार बताया हुआ है, इसलिए इस गाथा में ऐसा कुछ कठिन विषय है नहीं है। मसूर के समान चक्षु का, जवनाली के समान श्रोत्र का, कदम्ब के या तिल के फूल के समान घ्राण का, खुरपे के समान जिह्वा का और स्पर्शन इंद्रिय का आकार अनेक प्रकार का होता है। अंगुल असंख भागम, अंगुल असंख भागम शंखज्जगुणं तदो विशेषहियम्, शंखज्जगुणं तदो विशेषहियम् तत्तो असंख्यगुणिदम्, तत्तो असंख्यगुणिदम् अंगुल संख्येज्ययम् तत्तु, अंगुल संख्येज्ययम् तत्तु। एक साथ बोलेंगे, अंगुल असंख भागम शंखज्जगुणं तदो विशेषहियम् तत्तो असंख्य गुणिदम् अंगुल संख्येज्ययम् तत्तु। देखिए, अंगुल असंख्य भागम संख्येज्य गुणम तदो विशेषहियम्। अब यहाँ पर जो ऊपर आकार दिया, तो अब निवृत्ति रूप जो द्रव्येंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती है, मतलब सारी पांचों इंद्रिया, उनकी आकार बताई। वो जो आकार है उन आकार का वह मतलब कितनी जगह आप घेर रहा है, कितने कितने क्षेत्र प्रदेश में वह इंद्रिया मतलब वह इंद्रिय होती है, उसकी अवगाहना क्या होगी उसका प्रमाण यहाँ पर बताया। तो अंगुल असंख्य भागम अर्थात अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। अंगुल मतलब घनांगुल, जहां अंगुल शब्द है वहां पर घनांगुल। तो घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण आकाश प्रदेशों को, जो ऊपर पहला दिया कौन सा इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय,
चक्षु इंद्रिय रोकेगा। 171 नंबर की गाथा में पहले क्या दिया, चक्षु इंद्रिय। तो घनांगुल असंख्य भागम, घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण आकाश प्रदेशों को चक्षु इंद्रिय रोकेगा। फिर संखेज गुणम तदो विशेष हियम। अब घनांगुल को यहां पर क्या दिया आगे, संखेज गुणम संख्यात गुण तदो, और उसमें विशेष अधिकम, उसमें अधिक विशेष अधिक। तो घनांगुल को पल्ले के असंख्यात्व भाग से गुना करके और उसमें एक अधिक पल्ले के असंख्यात्व भाग का तथा 2 बार संख्यात का तथा पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, ये तो ऊपर चक्षु इंद्रिय का विषय। तो हम सामान्य से क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण आकाश प्रदेशों को चक्षु इंद्रिय रोकेगा। ठीक है, इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय का विषय जो है वो हमें लेना है। अब चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। ऊपर देखो 2 नंबर का इंद्रिय कौन सा कहा था, सोदम मतलब श्रोत्र इंद्रिय। तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय लेने के लिए यहां पर क्या बता रहे हैं, इस विषय को समझो। यहां पर दूसरा ही शब्द इन्होंने क्या दिया, संखेज। ठीक है ना, मतलब संख्यात। तो चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र हुआ। चक्षु इंद्रिय के विषय क्षेत्र के बाद यहां पर जो श्रोत्र इंद्रिय का विषय आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, संख्यात गुणित। तो चक्षु इंद्रिय की अवगाहना घनांगुल के असंख्यात्व भाग है, इससे संख्यात गुणित श्रोत्र इंद्रिय की अवगाहना हमको लगानी है। इससे कितनी, संख्यात, संखेज्य गुणम शब्द दिया ना सिर्फ, तो संखेज्य गुणम, इससे संख्यात गुणित, इतना विषय किसका आएगा, इससे संख्यात गुणित विषय जो है वह आएगा श्रोत्र इंद्रिय का, इससे संख्यात गुणित, बस इतना ही। फिर पल्य के असंख्यात्व भाग अधिक, विशेष अधिक दिया है ना, तो पल्य के असंख्यात्व भाग अधिक जो है वो घ्राण इंद्रिय की अवगाहना आएगी। उससे क्या किया, विशेष अहियम, पल्य के असंख्यात्व अधिक वहां पर आएगा तो वो घ्राण इंद्रिय का। तत्तो असंख्य गुणिदम, और ये जो विषय यहाँ पर विशेष अधिक करके आया उसको भी असंख्यात का गुना किया, उतना रसना इंद्रिय की अवगाहना आएगा। उतना क्या होगा, रसना इंद्रिय का अवगाहना क्षेत्र वहां पर प्राप्त होगा। और अंगुल संख्य जयम तत्तु, अब इन सभी का विषय जो है, तो मतलब चारों इंद्रियों की अवगाहना का प्रमाण अंगुल संख्य जत्व, तो घनांगुल के संख्यात्व भाग मात्र ही होता है। तो समझो, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय का अवगाहन घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण, इससे संख्यात गुना श्रोत्र इंद्रिय की अवगाहना, फिर इससे पल्ले के असंख्यात्व भाग अधिक घ्राणेन्द्रिय की अवगाहना, इससे पल्ले के असंख्यात्व भाग का गुना करने पर रसने इंद्रिय की अवगाहना, और फिर चारों इंद्रिय की अवगाहना देखेंगे तो संख्यात्व भाग मात्र ही इनकी जो है अवगाहना होती है। देखो हमने ये पढ़ा था, जो इंद्रियों का आकार है वो आकार अच्छे से याद रखना। अब इंद्रियों के स्थान पर अपने अपने आवरण कर्म के क्षोभक्षम रूप कार्बन पुद्गल स्कंद से युक्त आत्मा के प्रदेशों का आकार बनता है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है, मतलब सभी इंद्रियों की। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो आत्म प्रदेश है तो कितने कितने होंगे, तो सामान्य से याद रखना है, आत्म प्रदेशों की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय का अवगाहना घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, इससे संख्यात गुना श्रोत्र इंद्रिय, फिर पल्ले के असंख्यात विभाग अधिक घ्राणेन्द्रिय, उससे असंख्यात विभाग गुना करने पर रसना इंद्रिय, और चारों इंद्रियों की जो है अवगाहना घनांगुल के संख्यात विभाग मात्र ही होती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना चाहिए। अब देखो ऊपर जो हमने ये पढ़ा था कि चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र,
उसमें 360 कम 1 लाख योजन, तो 1 लाख योजन को 360 से माइनस कर लिया तो कितना आएगा? वो 1 लाख योजन को 360 से माइनस किया तो 99,640 उत्तर प्राप्त होगा। अब जम्बू द्वीप के विष्कंभ का वर्ग करना है। जम्बू द्वीप का जो विस्तार यहाँ पर आया, तो जम्बू द्वीप का विस्तार तो 1 लाख योजन है, लेकिन यहाँ पर उनमें उन्होंने क्या कहा? 360 को माइनस कर दो। तो जम्बू द्वीप का विस्तार 360 माइनस किया तो 99,640 का वर्ग किया, मतलब स्क्वायर किया, और उसको 10 गुना करना है। तो 10 गुना करना है, मतलब 99,640 का जो वर्ग होगा उस वर्ग को 10 गुना करना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। उसको 99,640 के वर्ग को गुणित 10 और फिर उसका वर्गमूल। इससे जो राशि उत्पन्न होती है वह राशि कितनी होती है? तो वह राशि हमको प्राप्त होती है 3,15,089 योजन। ये आप करके देखना। उसमें 9 गुणित करना है उसको, मतलब 3,15,089 को 9 से गुणित करना है, फिर उसको 60 का भाग देना है। तो फिर उत्तर जो हमको प्राप्त होगा वो होगा 47,263, 60/20। इस प्रकार से ये उत्तर हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप की जो परिधि है उस परिधि के अनुसार यहाँ पर ये वर्णन बताया है। और जम्बू द्वीप मतलब उसमें जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में जो अयोध्या नगरी है वहां पर चक्रवर्ती जो है वो यहाँ पर देखता है। तो जम्बू द्वीप जो है वो 1 लाख योजन वाला है। और सूर्य की सबसे छोटी गली जो जम्बू द्वीप के दोनों ओर से 180 योजन 180 योजन होती है, तो उन दोनों को 180 योजन 180 योजन 360 हो गए। ये छोटी गलियों को इसमें से माइनस कर दिया, तो इसलिए 1 लाख योजन में से 360 जो है वो यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रमाण है वो प्रमाण होता है। आप जो है तो सब लोग निकाल कर देखिए, हो सकता है कि आसान आपको विषय और हो जाए। ठीक है, इस विषय में कल और चर्चा करेंगे। सागर भैया, सागर भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं। बोधि